चलो बेटा, हाँ तो हम लोग क्या पढ़े थे? ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आई थिंक सो हम लोग रिक्तियाँ पढ़े थे, है ना? रिक्तियाँ डिस्कस किए थे और आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। रिक्तियाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है ना? और क्या होता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी क्रिस्टल तंत्र में, है ना, उसके अणु, उसके परमाणु और उसके आयन को क्रमगत व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना, तो व्यवस्था क्रम में क्या होता है, कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाते हैं और वो जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, है ना, वही एम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है? वॉइड्स कहलाता है, जिसको कि हम लोग रिक्तियाँ के नाम से पढ़ रहे थे। रिक्तियाँ मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज़ और डिस्कस किया था कि 3 प्रकार से हम लोगों ने रिक्तियों को डिस्कस किया था कि अगर आपका निबिड़ संकुल एक बीमीय हो, इसका मतलब आपके अणु, परमाणु या जो आयन है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कतार में व्यवस्थित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 परमाणु एक दूसरे के आसपास सटे होते हैं और उस 2 परमाणु के कारण बीच में जो रिक्तियाँ उत्पन्न होता है ना, वो कोणीय आकृति का होता है, जिसका उपसह संयोजी संख्या कह सकते हैं या समन्वय संख्या, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वो कितना था? 2 था, है ना। दूसरा अगर हम लोग कहते हैं क्या कि अगर हमारा निबिड़ संकुल अर्थात क्रिस्टल तंत्र की जो व्यवस्था है वो द्विविमीय हो, तो उसमें 2 प्रकार का व्यवस्था क्रम था। एक ए प्रकार का था और एक AB प्रकार का था। ए प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा था क्या कि वर्गीय रिक्तियाँ उत्पन्न हो रहा था, जबकि जो AB प्रकार था उसमें त्रिकोणिक। वर्गीय रिक्तियाँ में जो कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात जो समन्वय संख्या था वो 4 था, जबकि त्रिकोणिक व्यवस्था में जो समन्वय संख्या था वो क्या था? 3 था। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सॉलिड की बात करें, प्रैक्टिकल ठोस जो नेचर में हमको मिलता है ना, उस प्रैक्टिकल ठोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रैक्टिकल ठोस 3 डायमेंशन का होता है, मतलब त्रिविमीय कंडीशंस का होता है। कोई भी वस्तु, जैसे बुक उठा के देख लें, त्रिविमीय होता है। कॉपी उठा के देख लें, त्रिविमीय होता है। कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ ऊंचाई होती है, अर्थात उनके अणु परमाणु को हम लोग 3 अलग अलग बीमा में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। एक एक्स अक्ष में, दूसरा वाई अक्ष में और तीसरा जेड अक्ष में। इस व्यवस्था क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती है। एक रिक्तियाँ जो है वो होता है चतुष्फलकीय और एक रिक्तियाँ जो होता है वो होता है क्या? अष्टफलकीय, है ना। अर्थात चतुष्फलकीय कहने का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स और अष्टफलकीय कहने का मतलब क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वॉइड्स दोनों तरीके का बनता है, चतुष्फलकीय भी और अष्टफलकीय भी। अगर आपका वॉइड्स दैट मीन्स जो रिक्तियाँ हैं अगर वो चतुष्फलकीय है, ठीक है, तो उसका समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। और अगर आपका वॉइड्स अर्थात जो आपका रिक्तियाँ अष्टफलकीय है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। और यही दोनों आपके क्रिस्टल तंत्र में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं क्या, है ना, कंटिन्यू करेंगे हम उसी बैच में, रसायन शिखर बैच, है ना। अगर आप में जैसे क्या होता है ना कि हम लोगों के अंदर सिर्फ तमन्ना होता है कि ये कर लें वो कर लें, है ना। जैसे मान के चलो मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं मतलब शाहरुख खान बनना चाहता हूँ तो कुछ स्टेप आप उठाइएगा शाहरुख खान बनने के लिए, है ना। ब्यूटी पार्लर जाइएगा, है ना, उसके जैसा बाल कटवाइएगा, कुछ मेकअप वगैरह करवाइएगा, है ना, ठीक है, कपड़ा खरीदिएगा। यानी आप वो उस पर बिना एफर्ट लगाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सेम चीज़ है, अगर आप कोई टारगेट, अब चूँकि आप लोग बच्चा हैं, है ना, अगर कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, टारगेट मतलब आपका कोई गोल होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, NDA निकालना है, ठीक है ना, फौज में जाना है, आर्मी में जाना है, बैंक में जाना है, ये सब होता है गोल। तो जो गोल आप निर्धारित करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कोई टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ जो कंपलसरी है कि गोल आपका है क्या और इसकी पूर्ति करने के लिए आपका स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शाहरुख खान बनना तो एक प्रोसेस है, आपको उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे अगर आपको किसी भी फील्ड में कैरियर बनाना है तो सबसे पहले आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपको उसके लिए करना क्या क्या, स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे NDA निकालना है तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे पता करना कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। सिलेबस पता करने के बाद हम पढ़ेंगे क्या कि इस सिलेबस को ख़त्म करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस सिलेबस में कौन ऐसा चीज़ है जो हमारे पास उसमें हम स्ट्रांग हैं और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें हम क्या है? वीक हैं, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है,
अगर मैं बात करता हूँ कि टाइम डिसाइड करना, जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम डिसाइड करना, ठीक है ना, कि टाइम आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा। टाइम 3 तरीके का आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पहला जो होता है वो होता है सेल्फ स्टडी का, ठीक है। दूसरा जो स्टेप्स आपको उठाना है, लाइक जैसे आप कहीं से मेंटोर कर सकते हैं। मेंटोर कहने का मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं किसी जगह पर से, है ना। आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना, वो होता है सबसे बड़ा चीज़, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो 3 तरीके का टाइम आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक साथ, है ना। 1 घंटा अगर सेल्फ स्टडी देते हैं तो 1 घंटा मेंटोर के पास बिताना पड़ेगा और कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। यानी ये सब मेक ओवर है। कैसे, मतलब ब्यूटी पार्लर गया तो मेक ओवर करें ना। तो ये पहले कौन सा सिलेबस है, उसको ख़त्म करने में कितना टाइम होगा, उस सिलेबस के कौन से सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग हैं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं। वीक में तो ज़्यादा ध्यान देना ही है, स्ट्रांग में भी ध्यान देना है। समझ में आया? अंतर सिर्फ ये हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप थोड़ा कम टाइम में भी दीजिएगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, कवर होते जाएगा। यानी कि तमन्ना तभी रखिए जब आपका कोई क्या हो। खाली तमन्ना रखने से काम नहीं चलता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो तमन्ना अगर शिखर तक पहुँचने का है तो आपको तमन्ना के साथ सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, गोल डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में ना। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको खुद से पहले स्टेप ढूंढने होंगे और फिर स्टेप बनाने होंगे। समझ में ना। सबसे पहला काम वही होता है। हम लोग ढूंढते नहीं है, बना लेते हैं। और जब तक ढूंढेंगे नहीं ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि बनाना क्या है। इसलिए जो स्टेप बनाते हैं ना वो ज़्यादातर गलत स्टेप्स होते हैं। समझ में ना। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ एनडीए में रीजनिंग पूछता है और हमको पता ही नहीं कि रीजनिंग पूछता है कि नहीं पूछता है ना, और हमने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। जब हमको पता ही नहीं है तो मेरा स्टेप तो गलत होगा ना। तो सबसे पहला चीज़ वही होता है कि मुझे कोई भी गोल अगर डिसाइड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं उसको पहले आप सर्च कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेप डेवलप कीजिए। डायरेक्ट स्टेप डेवलप नहीं कीजिए, है ना। तो तमन्ना बनाइए और तमन्ना के साथ शिखर बैच को ज्वाइन कीजिए, समझे, अगर केमिस्ट्री में आपको बेहतर बनना है। तो चलो अगले सबसे आगे का जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या बेटा, टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे बेटा? टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वॉइड्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यानी रिक्तियां का प्रकार। रिक्तियां का प्रकार। तो त्रिविमीय संरचना में 2 प्रकार की रिक्तियां थे। एक रिक्तियां जो था वो क्या था, त्रिविमीय संरचना में। हाँ, तो त्रिविमीय संरचना में जो था वो 2 प्रकार का था। एक था चतुष्फलकीय, है ना। हाँ, एक चतुष्फलकीय था, इसको मैं टेट्राहेड्रल बोलूँगा। और दूसरा जो होता है वो होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ठीक है ना। तो अष्टफलकीय को मैं ओ लिखूंगा। और अगर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोगों ने देखा भी था कि परमाणु को अगर मैं व्यवस्थित करता हूं तो परमाणु को व्यवस्थित करने का क्रम क्या है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, ये पहला परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया, ठीक है ना, ये तीसरा परमाणु हो गया, मान लो ऐसे कुछ है ना। फिर मान लीजिए ये चौथा परमाणु है, ठीक है, ये 5वां परमाणु है, ये 6ठा परमाणु है, ये मान लीजिए 7वां परमाणु है। अरे भाई तू चल रहे हो, हाँ 1 मिनट रुक जा। हाँ ठीक है, ये मान लेते हैं नेक्स्ट है। फिर यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसा, मान लो ये व्यवस्था क्रम है ना। तो ये तो 2 मतलब द्विविमीय है ना, त्रिविमीय तो हुआ नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर ठीक है एक परमाणु और रखूँ ऐसे, तो 4 परमाणु के ऊपर एक परमाणु है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं क्या बेटा कि कुछ ऐसा परमाणु अगर है हमारे पास, ठीक है, और कुछ यहाँ पर ऐसा है ना, तो ये कितने परमाणु हो गया, 3 परमाणु, और यहाँ पर चौथा परमाणु, ठीक है। और अगर मान के चलो क्या इसको 3D पैटर्न्स में देखोगे, है ना, तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे इस तरीके से, ये 1 परमाणु सबसे ऊपर है और 3 परमाणु नीचे, मतलब ऐसे मान लो ना, ये पहला परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया, ये तीसरा परमाणु, और चौथा परमाणु ये रहा, है ना। और इसको ऐसे सीधा करके देखेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, 1 परमाणु टॉप पे और 3 परमाणु बॉटम में, ऐसे दिखेगा ना, 3 बेस में और 1 टॉप पे। अच्छा, तो 3 बेस में दिखेगा तो कुछ इस प्रकार की संरचना है, जिसको कि हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था, और इसी को बोलते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्तियां।
आज हमको समझना है क्या कि हमारे क्रिस्टल तंत्र में जब परमाणु, अणु और आयन को व्यवस्थित करते हैं तो कितने संख्या में चतुष्फलकीय रिक्तियां विकसित होता है और कितने संख्या में अष्टफलकीय रिक्तियां विकसित होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं बेटा क्या कि अगर मैं बोलूं एक परमाणु, एक क्रिस्टल तंत्र है आपका, कौन सा, FCC, कौन सा क्रिस्टल तंत्र है, FCC, समझिएगा, फलक केंद्रित इकाई। ठीक है ना, और फलक केंद्रित इकाई में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये पहला परमाणु है, यहाँ पे दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, ये 8 शीर्ष पर है। ठीक है ना, अच्छा, और 8 शीर्ष के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पर देखिए पहला फलक के केंद्र में, ठीक, दूसरा फलक के केंद्र में, तीसरा फलक के केंद्र में, चौथा फलक के केंद्र में, पांचवा फलक के केंद्र में और छठा भी फलक के केंद्र में। इन सबको देखा जाए एक साथ तो समझिएगा, देखिएगा। ठीक है ना, ये कौन सी रिक्तियां हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां। अच्छा, एक चीज बताइएगा मुझे, ठीक है ना, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं तो मैं पूछता हूं क्या ये परमाणु कितना अष्टफलकीय रिक्तियां बना रहा है, 4 या 1? एक बेटा, बस देखो ये एक ही, ये भी परमाणु है, कितना अष्टफलकीय रिक्तियां बना रहा है, 1। ये कितना अष्टफलक बना है, 1। ये कितना अष्टफलक बना है, 1। यानी प्रति परमाणु अगर आप देखेंगे तो कुल वॉइड्स जो होंगे, कौन सा वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना, कौन सा वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। प्रति परमाणु उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। मतलब प्रैक्टिकली किसी क्रिस्टल तंत्र को अगर हम देखते हैं ना तो उस क्रिस्टल तंत्र में प्रति परमाणु जो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं क्या कि किसी भी क्रिस्टल तंत्र में, है ना, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में, ठीक है ना, प्रति परमाणु, कितने परमाणु बेटा, प्रति परमाणु, तो किसी क्रिस्टल तंत्र में प्रति परमाणु, है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में प्रति परमाणु, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। जबकि, है ना, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियां, कौन सी रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है, 2 होती है। तो मैं बात कर रहा हूं क्या, परमाणु है 1, ध्यान रखिएगा, परमाणु है क्या, 1 परमाणु, और मैं बात कर रहा हूं इसमें 2 रिक्तियां, एक टेट्राहेड्रल और एक, तो टेट्राहेड्रल की संख्या कितनी, 2, ऑक्टाहेड्रल की संख्या कितनी, 1। क्लियर है। अगर मैं बोलूं क्या कि n परमाणु है तब, n परमाणु है तब कंडीशन देखिए तो क्या लिख सकते हैं, n गुना 1 लिख सकते हैं क्या, अगर n परमाणु है तो कंडीशन n गुना 1 परमाणु का हो गया। ठीक है ना, अगर n गुना 1 परमाणु का कंडीशन हो गया बेटा तो आपको समझ में आ रहा है। टेट्राहेड्रल के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू n। तो टोटल रिक्तियां कितना, 3n। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है ना, मतलब T लिखता हूं तो चतुष्फलकीय और O लिखता हूं तो अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है ना, और चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितना, 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या n, इसलिए टोटल रिक्तियां कितना, 3n। अब आपको एक चीज समझना है, आखिर इस फॉर्मूला में n का क्या मतलब है। मैंने लिखा है n का मतलब जो है यही महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैंने लिखा है परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे अहम अगर मुझे ये n पता करना है तो n का मतलब क्या होता है, मैंने बोला परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या को समझने के लिए हमें एक फार्मूला समझना है। हम लोगों ने पढ़ा है मोल इज इक्वल टू संख्या बटा में एवोगाड्रो संख्या, बटा में एवोगाड्रो संख्या। ठीक है ना, तो मोल को स्मॉल n लिखते हैं और संख्या को कैपिटल N और एवोगाड्रोस नंबर को n है, इसलिए यहां से n इज इक्वल टू n इंटू एवोगाड्रोस नंबर लिख सकते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण चीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब मैं अगर बोलूं इसको बोल दूं मैं इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 है, और इसको मैं लिख दूं इक्वेशन नंबर क्या 4 है। तो 4 को 1 में रखूंगा
तो फ्रॉम 4 and 1, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो फ्रॉम 1 and 4, 1 में देखो टेट्राहेड्रल इक्वल टू 2 इंटू एन है, जबकि n के जगह पर क्या है, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है एक चीज, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूं फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, तो यहां से देखिए O इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 1n है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इंटू एन इंटू Na, ये भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा फ्रॉम 3 and 4, ठीक है ना, तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल कितना बेटा 3n है, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एन इंटू एवोगाड्रोस नंबर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो सबसे अहम चीज ये था, है ना, ये आपको समझना है कि यदि किसी क्रिस्टल तंत्र में एक परमाणु उपस्थित है तो प्रति परमाणु टेट्राहेड्रल अर्थात जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, है ना। और अगर मैं बोलूं क्या, उस क्रिस्टल तंत्र में एक परमाणु के बदले n परमाणु हो जाए तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या भी 2n हो जाएगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 1n हो जाएगी। इसलिए टोटल रिक्तियां कितना होगा, 3n होगा। n क्या है यहाँ पर, उस क्रिस्टल तंत्र में मौजूद परमाणु, अणु या आयन की संख्या, जिसको हम मोल के सहायता से निकाल सकते हैं। और मोल इज इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ संख्या, वो संख्या चाहे परमाणु का हो, वो संख्या चाहे अणु का हो, वो संख्या चाहे आयन का हो, उसको डिवाइड करना मुझे किससे, एवोगाड्रोस नंबर से। तो क्या था देखो बेटा, मोल यानी n इक्वल टू मोल, n इक्वल टू संख्या और n इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो दिए हुए संख्या को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मोल मिलता है। तो उस संख्या को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर को मोल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के n हमें मिलेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक ना। चलिए तो इसको नोट भी कीजिएगा कि आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब क्वेश्चन देख लो बेटा, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन क्या रहता है, ठीक है ना, किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन समझिएगा और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आता है क्या कि यदि किसी क्रिस्टल तंत्र में, यदि किसी क्रिस्टल तंत्र में, अरे यार क्या हो रहा है, यदि किसी क्रिस्टल तंत्र में 1.5 मोल परमाणु उपस्थित है, 1.5 मोल परमाणु उपस्थित है, ठीक है, क्या करा, यदि किसी क्रिस्टल तंत्र में 1.5 मोल परमाणु उपस्थित है, तब क्रिस्टल में उपस्थित, ठीक है ना, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या निकालें। रिक्तियां की संख्या निकालें। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए इसको, बनाइए बेटा। इसमें एवोगाड्रो संख्या का मान भी रखना है। हाँ देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि किसी क्रिस्टल तंत्र में 1.5 मोल परमाणु उपस्थित है, ठीक है ना, तब क्रिस्टल में उपस्थित चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करें।
एवोगाड्रो से हाँ, एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? 6.022 6.022 गुना 10 पावर माइनस हाँ, होना कितना है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या है? एक क्रिस्टल तंत्र है, ठीक है, जिसमें परमाणु की संख्या कितनी मोल है? 1.5 मोल है, मोल दिया हुआ है। मोल कहने का मतलब n गिवन है आपके पास, n इक्वल टू 1.5 मोल, ठीक है। तब उस क्रिस्टल तंत्र में मौजूद चतुष्फलकीय रिक्तियां, अर्थात आपको टी निकालना, और मैंने बताया था अभी फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 इंटू एन होता है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एन इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स है, सबको देखना है। 2 इंटू एन जो है वो है मोल की संख्या, मोल की संख्या कितनी है? 1.5 गुना एवोगाड्रोस नंबर, कितना होता है एवोगाड्रोस नंबर? 6.022 गुना 10 के पावर 23, सिंपली गुना करना। तो देखो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 गुना 10 के पावर 23, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 6 18, 18.066 गुना 10 के पावर 23, यानी अगर आप इसको लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कितना? 1.8066 गुना 10 के पावर 24 अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का टर्म ये होता है कि डेसिमल के पहले जो नंबर हम यूज करते हैं वो नंबर 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो 18 9 के बाद का है ना, 10 भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। साइंटिफिक नोटेशन में क्या, आपका जो n है दैट मीन्स डेसिमल के पहले का जो नंबर है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 to 8 के टर्म्स में, सॉरी 1 to 9 के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो चतुष्फलकीय ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है क्या, और क्या निकालना है? एवं अष्टफलकीय रिक्तियां। तो अष्टफलकीय O इक्वल टू 1n था, दैट इज इक्वल टू n लिखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो n कितना है? 1.5 मोल गुना एवोगाड्रोस नंबर बेटा है 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है। तो 15 छक 90 मतलब 9 हो जाएगा, 9.0, ठीक है ना। 15 दूनी 30, 0 3, 15 दूनी 30 3 33, ठीक है ना, 3, 9.0330 गुना 10 के पावर 23। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां, और ये हो गया अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या होता है। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा है ना, कहता क्या, क्वेश्चन ऐसा है बेटा, देखना, ये बनाइए खुद से, ठीक है। किसी क्रिस्टल तंत्र में, किसी क्रिस्टल तंत्र में, ठीक है ना, उपस्थित, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल तंत्र में उपस्थित परमाणु की संख्या, किसकी संख्या? परमाणु की संख्या 10 की पावर -3 मोल प्रतिशत है, तब चतुष्फलकीय रिक्तियां ज्ञात करें। तब चतुष्फलकीय रिक्तियां ज्ञात करें, ठीक है ना। तो क्या ज्ञात करें बेटा? चतुष्फलकीय रिक्तियां ज्ञात करें, है ना। चतुष्फलकीय रिक्तियां ज्ञात करें, बनाइए। किसी क्रिस्टल तंत्र में उपस्थित परमाणु की संख्या 10 के पावर -3 मोल प्रतिशत है, तब चतुष्फलकीय रिक्तियां ज्ञात करें।
हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? कितना है बोलो बेटा? 1.2044 में 10 का पावर था। कितना आ गया? 1.2044 में 10 का पावर था। देखते हैं, ठीक है ना? देखो सुनो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? देखो तो, किसी क्रिस्टल तंत्र में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना मोल प्रतिशत है? 10 के पावर -3 मोल प्रतिशत। मतलब इस बार जो मोल गिवन है, मोल जो गिवन है, दैट मीन्स एन जो गिवन है वो है कितना? 10 के पावर -3 मोल प्रतिशत, है ना? प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। इसका मतलब यहाँ से देखो तो, n इक्वल टू 10 के पावर -3 गुना 1/100 होगा। दैट इज इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर -5 मोल। मतलब n जो है वो एग्जैक्टली कितना है? 10 के पावर -5 मोल। आपको चाहिए क्या? चतुष्फलकीय। तो t इज इक्वल टू 2n है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मोल की संख्या इंटू एवोगाड्रोस नंबर। यही फॉर्मूला है ना? हाँ सर। ठीक है, सो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 इंटू जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है? 10 के पावर -5 मोल गुना एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 प्रति मोल। तो ये मोल से मोल कट गया, है ना? क्योंकि संख्या चाहिए ना, वो संख्या प्रति मोल होता है, ठीक है ना? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, है ना? तो यहाँ से देखो तो बेटा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12, है ना? तो 12.044 गुना 10 के पावर 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 18। और 1 0 अगर आप हटाइएगा उधर, इसलिए टेट्राहेड्रल इक्वल टू 1.2044 गुना 10 के पावर 19। ठीक है ना? 1 0 गुना में चला जाएगा ना? समझ में आया? तो आपने क्या गलती किया था? हाँ बेटा बोलो। पावर में गलती की। हाँ, पावर में गलती किया। मेरा भी पावर में 10 के पावर -3 है। हाँ, 10 के पावर -5 मोल हो गए। हाँ, तो देखिए मोल प्रतिशत है, 10 के पावर -3 मोल प्रतिशत है ना? तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ना? अच्छा, 10 -3 में निकालते हैं तो लगता है उतना है। नहीं, ऐसे कैसे? अलग 2 0 ज़्यादा है क्या? हाँ, प्रतिशत नहीं। हाँ, मेरा 18 आ रहा है। हाँ, तो 12.044 गुना 10 के पावर 18 है। अच्छा, हाँ, परसेंटेज तब इधर आ हाँ? दूसरा आया, हम -1 कर दिया। हाँ, आया समझ में? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्लियर है ना? आगे बढ़े। हाँ, क्या बेटा बोलो, इसमें कोई डाउट? हाँ तो लिखो। इसके पहले वाला कर दें? वीडियो में चलिए आगे कर, वीडियो अपलोड कर दिए। हाँ, वो तो रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? हाँ, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है अपना बेटा इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक का नाम है क्या? ठोस में अपूर्णता। ठीक है ना? ठोस में अपूर्णता। तो देखो, ठोस में अपूर्णता का क्या मतलब होता है उसकी कहानी मैं बाद में समझाऊंगा आपको। हमें सबसे पहला चीज़ ये समझना है कि जब भी हम ठोस का निर्माण करते हैं तो कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ठोस के निर्माण को प्राकृतिक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे मान के चलो, क्या आप सोचो थोड़ा सा कि मुझे पानी को बर्फ में रूपांतरित करना है, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट वाटर इनटू द आइस। तो जब पानी को बर्फ में रूपांतरित करना है तो हम क्या करते हैं? लॉजिकली क्या करते हैं? कुछ नहीं, सीधा पानी को लेते हैं, एक बर्तन में रखते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं। आपने कभी सोचा कि आखिर फ्रीजर करता क्या है फिर वो, है ना? तो जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो सबसे पहला चीज़ आप ये सोच सकते हैं कि फ्रीजर पानी के तापमान को कम करता है ना? अच्छा, अगर किसी भी पानी है तो पानी में आप कर सकते हैं क्या? पानी एक पदार्थ हो गया, जल एक पदार्थ हो गया, और जल पदार्थ के रूप में अगर उपस्थित है तो उस
वो किस रूप में उपस्थित है? अणु के रूप में या परमाणु के रूप में? अणु के रूप में। और अणु कौन सा है? H2O। तो मैं कह सकता हूं कि जल के रूप में जो H2O के अणु हैं, है ना, आप उसके तापमान को कम कर रहे हैं, तब जाकर के जल का अणु किसके अणु के रूप में रूपांतरित हो रहा है? बर्फ के अणु के रूप में रूपांतरित हो रहा है। यानी सबसे पहला जो फेवरेबल कंडीशंस है और जो प्राकृतिक फैक्टर है, वो प्राकृतिक फैक्टर आपका क्या होगा? तापमान, जिसको कि आपको नियंत्रित करना। यानी मैं बात कर रहा था क्या कि मुझे प्राकृतिक घटक समझना है, फैक्टर समझना है। पहले मैं फैक्टर पर काम करता हूं, ठीक है ना, प्राकृतिक घटक, फिर मैं समझूंगा उसके दोस्त, ठीक है ना। कौन कौन से प्राकृतिक घटक है? तो पहला चीज जो मुझे दिखाई दे रहा वो है तापमान, ठीक है ना। और तापमान किसका? परमाणु का तापमान, अणु का तापमान या आयन का तापमान। और ठोस के रूप में ये तापमान कैसे होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तापमान कैसे होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। अब समझो थोड़ा सा, जल के ही अणु हैं। एक अणु है जो निम्न तापमान पर रखा हुआ और एक अणु है जो उच्चतम तापमान पर रखा हुआ। तो क्या दोनों की ऊष्मीय ऊर्जा एक समान होगी कि अलग अलग? अलग अलग। जिसका तापमान निम्न है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न, जिसका तापमान उच्च है उसका ऊष्मीय ऊर्जा उच्चतम होगा। तो मैंने बोला क्या, जो दूसरा घटक है तापमान से ही रिलेटेड है, क्योंकि तापमान उच्चतम होगा तो ऊष्मीय ऊर्जा उच्चतम है और तापमान निम्नतम होगा तो ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम है। तो जो दूसरा घटक है हमारे पास काम करने वाला, वो कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो तापमान कहने का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, है ना, और ऊष्मीय ऊर्जा कहने का मतलब हो गया क्या? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी भी मुझे क्या करना है? निम्न करना, ठीक है। अब मैं बोलूं क्या, जल का अणु है, एक अणु उच्चतम तापमान पर, दूसरा अणु निम्न तापमान पर। तो जो अणु उच्चतम तापमान पर है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा अधिक, और जो अणु निम्नतम तापमान पर है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कम। तो मैं यहाँ पर एक धूप बत्ती रखूँ बिना जले हुए और उसी धूप बत्ती को जला दूं तो उसके अणु हवा में उड़ने लगते हैं। किस रूप में? गैस के रूप में। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि उच्चतम ऊर्जा पर ठोस का अणु ही किस रूप में रूपांतरित हो रहा है? गैस के रूप में। अर्थात अब मुझे जल के अणु को, अगर जल के अणु को मैं उच्चतम ऊर्जा पे रखूं तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा उच्च हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? उच्च होगी। और उसी अणु को अगर मैं न्यूनतम ऊर्जा पे रखूं तो उसका तापमान भी निम्न, उसका ऊष्मीय ऊर्जा भी निम्न, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी निम्न होगी। अर्थात मुझे जो तीसरा फैक्टर प्रभावित करता हुआ दिख रहा है वो है अणु का कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये सब चीजें मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ये भी क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। चौथा चीज है क्या, आपने शुरू से ही पढ़ा, किसी भी ठोस में आकर्षण बल प्रबल होता है। आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है। तो मुझे आकर्षण बल को नियंत्रित करना है, बढ़ा के रखना है, घटा के नहीं रखना। और पांचवा चीज जो है बेटा वो है अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी, ठीक है ना। अर्थात मुझे दो अणु के बीच की दूरी को क्या रखना है? निम्न रखना है। अगर मैं दो अणु के बीच की दूरी को निम्न करके रखूंगा तभी उसके बीच आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। अब थोड़ा सा एक बात और समझो, आपके पास बर्फ है और बर्फ के ऊपर मैं एक पत्थर रख दूं, एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है, मैं एक पत्थर रख दूं, क्या बर्फ टूटेगा? नहीं टूटेगा। हो सकता है नहीं टूटे। बड़ा सा बर्फ का सिल्ली अगर है और उस पर मैं एक ईंटा का पत्थर रख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, मैं दूसरा ईंटा भी रख दूं, तीसरा ईंटा भी रख दूं, चौथा ईंटा भी रख दूं, धीरे धीरे ईंटा अगर रखते जाएंगे तो उस बर्फ पर दाब क्या होगा? बढ़ते जाएगा। मतलब दाब भी उसके संरचना को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। अगर आप अधिक दे दें तो, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक बॉडी होता है रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब होता है क्या? वह ठोस जिसके दो अणु के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे। अगर आप बाहर से बल आरोपित कर रहे हैं तब उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे ये पेन है, इसको मैं ऐसे पकड़ के यहाँ से बल आरोपित करूँ तो इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं ना। अगर चेंज होगा तो टूट जाएगा ये। तो जब नियंत्रित बल आप देते हैं, उस नियंत्रित बल पर इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित होती है। अधिक बल दीजिएगा तो टूट जाएगा। दूरी तो अपरिवर्तित ही रहा ना, वो टूट गया ना। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि रिजिड बॉडी है, लेकिन अगर आप दाब बढ़ाइएगा तो ठोस क्या हो सकता है? टूट सकता है। ठोस क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो जो छठा घटक है वो है दाब, ठीक है ना।
और चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं, और भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको समझना है। मान लीजिए क्या, जैसे आप प्राकृतिक रूप से नमक बना रहे हैं, प्राकृतिक रूप से आप क्या बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं। नमक के निर्माण में सोडियम और क्लोरीन का सहयोगी है ना, सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों रासायनिक रूप से क्या होता है, कंबाइन करता है, तब जाकर के NaCl अणु का निर्माण होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सोडियम है तो सोडियम क्या है, परमाणु है। मैं बोलूं क्लोरीन है तो क्लोरीन भी क्या है, परमाणु है। तो परमाणु का दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला जो होता है वो होता है क्या, क्या हर प्रकार के परमाणु का परमाणु आकार एक समान होता है कि अलग अलग, अलग अलग होता है ना। क्या होता है, परमाणु आकार अलग अलग होता है। जैसे मैं बोलूं क्या, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना, मैं बोलूं क्या कि मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक परमाणु है, कुछ ये परमाणु, मैं उस परमाणु को ऐसे व्यवस्थित कर रहा था और व्यवस्थित करके मैं ठोस बनाने का प्रयोग कर रहा था कि मैं चाहता हूं ये ठोस बन जाए। क्या बन जाए, ठोस बन जाए, है ना। जब मैं परमाणु को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि उसके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस आ गया, कुछ एम्प्टी स्पेस आ गया जिसको रिक्तियां का नाम दिया गया था। क्या है ये, रिक्तियां। इस रिक्तियां का भी एक आकार दिख रहा होगा आपको कि मैं बोल सकता हूं क्या कि इसका भी एक निश्चित या एक नियमित त्रिज्या है, इतना तो है ना, कम से कम। अगर मैं इससे छोटा परमाणु यहां पे रखूं तो क्या ये आसानी से इसमें आ जाएगा, आ जाएगा ना। इससे छोटा परमाणु रखूं तो आसानी से आ जाएगा ना। तो मैं कह रहा हूं क्या, जिस समय प्राकृतिक रूप से मैं किसी ठोस का निर्माण कर रहा हूं उस समय प्राकृतिक रूप से मुझे शुद्ध परमाणु की आवश्यकता है। और शुद्ध परमाणु सबका आकार कैसा होना चाहिए, एक समान। जैसे मैं लोहा बनाना चाह रहा हूं, लोहा का छड़, मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, लोहा का छड़, समझिएगा। तो मैंने बोला ये लोहा का परमाणु, ये लोहा का परमाणु, ये लोहा का परमाणु, ये लोहा का परमाणु, एक कतार में रख दिया। ये लोहा का परमाणु, ये लोहा का परमाणु दूसरे कतार में रख दिया। ये लोहा का परमाणु, ये लोहा का परमाणु तीसरे कतार में रख दिया। लेकिन उससे भी छोटा परमाणु है, और वो परमाणु कौन सा, वो परमाणु कौन सा, कार्बन का, जो यहाँ पे फंस गया, जो यहाँ पे फंस गया, जो यहाँ पे फंस गया, है ना, जो यहाँ पे ट्रैप हो गया। तभी तो लोहा में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन क्या हो गया, अशुद्धता बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, इसका मतलब प्राकृतिक रूप से मुझे परमाणु का आकार को भी नियंत्रित करना होगा। समझ में आया ना। तो पहला चीज तो आगे समझ में कि अगर मैं प्राकृतिक रूप से ठोस का निर्माण करना चाहता हूं तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे घटक हैं जो उसके निर्माण का बाधक है। कौन कौन सा घटक है बेटा, तो तापमान पहला घटक हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा दूसरा घटक हो गया, गतिज ऊर्जा तीसरा घटक हो गया, ठीक है ना, दाब चौथा घटक हो गया, आकर्षण बल पांचवा घटक हो गया, अंतराण्विक दूरी छठा घटक हो गया, और परमाणु का आकार सातवां घटक हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए, थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ क्या, प्राकृतिक रूप से मैं सोडियम का क्लोराइड बना रहा था, NaCl बना रहा था। मैं प्राकृतिक रूप से मैं क्या बना रहा था बेटा, सोडियम का क्लोराइड, मतलब मैं NaCl बना रहा था। तो NaCl जब मैं बना रहा था तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सोडियम और क्लोरीन में से सोडियम पॉजिटिव चार्ज का, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, कुछ इस प्रकार से ये नियमित व्यवस्था क्रम के द्वारा एक क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसके सराउंडिंग्स में दो ही परमाणु हो, एक सोडियम हो और दूसरा क्लोरीन हो, इससे अधिक कोई परमाणु नहीं हो। लेकिन अगर इस सोडियम क्लोराइड के वातावरण में, उसके क्रिस्टल में या उसके सराउंडिंग्स में सोडियम के बदले कोई और दूसरा तत्व आ गया जो सोडियम से ज्यादा अभिक्रियात्मक है, तो क्या वो सोडियम को नमक के निर्माण में भाग लेने देगा, नहीं ना। तो दूसरा चीज मुझे क्या मेंटेन करना है, तत्व की अभिक्रियाशीलता, कि वो ना अधिक अभिक्रियात्मक हो ना कम अभिक्रियात्मक हो। तत्व मुझे कैसा देखना है, मुझे अगर नमक बनाना है तो सोडियम से अधिक अभिक्रियात्मक तत्व की वहां पर आवश्यकता है। अगर उसके सराउंडिंग्स में सोडियम से अधिक अभिक्रियात्मक तत्व है तो सोडियम के पहले वो अभिक्रिया में भाग ले लेगा और सोडियम को रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने देगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं क्या, इसके सराउंडिंग्स में एक तत्व है स्ट्रोंशियम। हाँ, कौन सा तत्व बेटा है, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम जो है वो उसकी रिएक्टिविटी सोडियम से अधिक है। और दूसरा एक खास बात और कि स्ट्रोंशियम के चार्ज भी सोडियम से अधिक है। सोडियम पर Na+ है, Sr पर
+2 है, तो एक स्ट्रॉन्शियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है? देखो एक क्लोरीन पर कितना चार्ज है बेटा? ये Cl- होना चाहिए, है ना? एक मिनट बेटा, एक क्लोरीन पर देखो -1 है, Cl पर -1 है, यानी इसकी संयोजकता 1, और Sr पर +2 यानी इसकी संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फार्मूला क्या बन जाएगा? SrCl2। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्शियम कम से कम कितने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा? 2 के साथ। समझ में है ना? तो क्या होगा बेटा, जब ये स्ट्रॉन्शियम सोडियम के बदले अभिक्रिया करेगा तो ये खुद 2 के साथ व्यस्त हो जाएगा, यानी एक सोडियम को यहाँ से बाहर निकालेगा और एक सोडियम को किसी और जगह से, और क्रिस्टल में कुछ ऐसा बना देगा। आया समझ में बेटा? है ना? और क्रिस्टल को कुछ ऐसा बना देगा, 1 2 3 4, है ना? फिर 1 2 3 4, फिर 1 2, और यहाँ से तो हट गया, बाहर आ गया 3 4, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो तो Na+Cl-, Na+Cl-, यहाँ पर Sr2+Cl-, Na+Cl-, यहाँ पर Na+Cl-, यहाँ पर रिक्तियाँ और यहाँ पर Na+, तो ये खाली स्थान हो गया ना, एम्प्टी, इसको बोलते हैं वैकेंसी। एम्प्टी का मतलब अलग चीज़ होता है, वैकेंसी का मतलब अलग चीज़ होता है। वैकेंट मतलब तुम कहीं थे, अब उस स्थान को छोड़ दिए, तो वैकेंट का मतलब ये होता है। एम्प्टी मतलब वहाँ पे रहते हुए कुछ खाली स्थान है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। एम्प्टी मतलब क्या हुआ, इस रूम में मैं जितना आदमी चाहूँ भर दिया, फिर भी एम्प्टी स्पेस हो सकता है, और भरे हुए में से किसी आदमी को हटा दिया तो वैकेंट हो गया उसका स्थान। समझ में है ना? अच्छा। तो दोनों का लॉजिकल मीनिंग होता है, शब्दों को ध्यान से बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। जैसे रिवार्ड और अवार्ड, क्या दोनों एक चीज़ होता है? नहीं ना? कहते हैं ना कि जैसे कोई गेम उम में जीतते हो तो तुमको क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है, और तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुमको रिवार्ड मिला, वाह शाबाश, वो रिवार्ड हुआ तुम्हारे लिए। समझ में है ना? और तुम कुछ गोल्ड मेडल जीते तो वो अवार्ड हुआ तुम्हारे। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, लोगों को, कई सारे लोगों को, बच्चों को क्या, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता कि शब्द का चयन बहुत, सबका मतलब अवार्ड ही होता है। हाँ, लोग यही मान रहे हैं कि एक ही चीज़ होता है। बहुत ही अलग अलग चीज़ है। खास करके आपको हिंदी के भी शब्द को देखा, हिंदी के भी शब्द अगर आप यूज़ करते हैं ना, उसका भी अलग अलग मतलब होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, देखो ना, क्वेश्चन नहीं तुमसे बन रहा है तो सीधा सीधा बोल तो हार्ड है। हाँ, क्वेश्चन कोनो ठोस वस्तु है जो हार्ड होगा नहीं ना? अरे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, तुमसे बन नहीं रहा है, वो डिफिकल्ट हो सकता है। क्वेश्चन कोनो मैटर वगैरह तो है नहीं, है ना? कोई सब्सटेंस है कि बहुत हार्ड है, नहीं ना? मैटर है तो हम कह सकते हैं हार्ड है, रिजिड है, टफ है ना? हमको बोलना चाहिए कि अरे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया, हमको उसका आंसर नहीं पता है, डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चन हार्ड है, बहुत टफ हो, ऐसे बोलता है ना? तो ध्यान रखना शब्दों का चयन, है ना? तो मैंने बोला क्या, वैकेंट होने का मतलब यहाँ पे सोडियम था वो खाली कर गया, ठीक है ना? और यहाँ पर सोडियम क्लोरीन सब कुछ है, अब फिर भी खाली है, इसका मतलब एम्प्टी है। समझे ना? ये वॉइड्स नहीं है, ये वॉइड्स है। समझ में आया? ये वैकेंसी है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो मैंने बोला क्या, कौन कौन से घटक हैं, 2 महत्वपूर्ण घटक अभी आपको इसमें मिले, और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक। कौन? पहला परमाणु अथवा आयन का आकार, और दूसरा परमाणु अथवा आयन की अभिक्रियात्मक क्षमता। अभिक्रियात्मक क्षमता, समझ में आया? तो हम बेटा बात कर रहे थे क्या, प्राकृतिक रूप से कौन कौन से ऐसे घटक हैं, प्राकृतिक रूप से ऐसे कौन कौन से घटक हैं, है ना? क्या चीज़ रूप से बेटा? प्राकृतिक रूप से ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो ठोस के निर्माण को बाधित कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ठोस के निर्माण के लिए तापमान को क्या रखना है, निम्न रखना है। उसमें ऊर्जा को क्या रखना है, निम्न रखना है। गतिज ऊर्जा को क्या रखना है, निम्न रखना। आकर्षण बल को क्या करना है, प्रबल रखना है ना? अंतराण्विक दूरी क्या करके रखना है, निम्न करके रखना। और दाब भी क्या रखना है, नियत या निम्न। नियत मतलब स्थिरांक, ठीक है ना? और फिर मैंने क्या बोला बेटा रे, फिर मैंने क्या बोला बेटा रे, है ना, कि और 2 घटक ऐसे हैं जो उसके फैक्टर को प्रभावित कर रहे थे।
वो क्या है, परमाणु या आयन का आकार, और क्या है, परमाणु या आयन की अभिक्रियात्मक क्षमता। इन सब में कोई भी एक चीज़ आपने बदल दिया, ठोस में अपूर्णता निश्चित है। उसका प्रतिशत कितना, 100% है। कोई भी एक चीज़ अगर आपका बाधित हो गया, प्रभावित हो गया, समझ गया ना, तो ठोस आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। कैसे देखते हैं, बर्फ का सिल्ली लाता है, वो गोला वाला को देखे हैं, गोला जो बनाता है ना, उसके पास एक कांटी का होता है, एक लकड़ी का होता है, ऐसा से ठोकता है तो छेद हो रहा है ना। अच्छा ठीक है ना, तो जैसे मैंने बोला ये पूरा बर्फ का सिल्ली है ना, और मैंने ऐसे यहाँ से कांटी घुसा दिया, तो इस कतार में सभी परमाणु और अणु, ठीक है ना, इस कतार के सभी अणु और परमाणु क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ के सभी परमाणु गायब हो गए, है ना। तो गायब करने के लिए मैंने क्या दे दिया, दाब दिया ना, वो जो लोहे का होता है उस दाब दे दिया, है ना। तो एक कतार से सारा परमाणु गायब हो गया। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये सारे घटक को हमें कंसिडर करना है, तब जा करके हमको हमारे पास कौन सा टॉपिक अगले क्लास में क्लियर होगा, दोष। अगले क्लास से शुरू करें, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, काफ़ी नहीं इतना के लिए। चलो ठीक है, फिर सी यू, कल मिलते हैं, है ना। कल तो क्लास होगा ही ना, ठीक है, चलो सी यू। फिर इसका फ़ोटो खींच लो ना, कि डायरेक्ट इससे लिखोगे।